Too many book lists, too many YouTube teachers, too many PDFs, too many famous coaching institutes, and too many mock tests. करना क्या है एग्जैक्टली हमें पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है 73rd बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि अभी कॉलेज में हैं या उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर वो अभी बीपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। सोच क्या है कि उन्हें स्टार्ट ही करना है पूरे डेडिकेटेड वे में। एक चीज मैं ये वीडियो में क्लियर बता दूं कि 73rd बीपीएससी हो या 74th बीपीएससी हो, अगर आप इस जर्नी में एंटर कर रहे हो तो एक चीज जो सबसे टॉप में जो आपके पास होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो एक चीज सिर्फ, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेके कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा या निकाल लूंगी नो मैटर व्हाट, तभी आप इस एग्जाम में एंटर करिए एंड तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं अब आपको कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच बताऊंगी कि कैसे 73rd बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कैसे अलग होने वाली है, क्योंकि वो लोग एक कोचिंग के पर्सपेक्टिव से बताएंगे, वो एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बताएंगे। मेरी जर्नी फ्रॉम हियर नाउ टू हियर, सो फ्रॉम एस्पिरेंट टू नाउ कमिंग टू द गिविंग इन बीपीएससी इंटरव्यू and now sitting here also as a teacher. So I have been in all these three phases. I will be better able to tell you as an aspirant firstly, because मैं खुद इस एग्जाम में एंटर की हूँ हैं कि आपको एग्जैक्टली कैसे करना है, मतलब एकदम बेसिक, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता ना बीपीएससी के बारे में, आपको सब क्लियर होने वाला है, सब कुछ। मैं एक महीने सबके कमेंट सेक्शन क्लियरली देख रही किसको क्या डाउट्स है, उस सब के अक्यूमुलेशन में ये वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मुझे अभी बीपीएससी प्रिपरेशन जीरो से करनी हो, मुझे तो तब नहीं पता था ना, अगर मेरे को आज जब मैं इस स्टेज तक आ गई हूँ, अगर कोई मुझे बोले कि आपको अगर बीपीएससी प्रिपरेशन जीरो से करना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे या आप दूसरे को क्या एडवाइस दोगे, तो ये जो मैं बोलने वाली हूँ ना, बहुत ही ऑनेस्टली अनफिल्टर्ड, रॉ और एकदम रियल होने वाला है, वेरी रियल। तो सबसे पहले ना मैं बुक्स नहीं देखूंगी कौन से पढ़ने हैं कौन से भी नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका काम होगा बीपीएससी को समझना, बीपीएससी एग्जाम को समझना। मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ बीपीएससी एग्जाम साइकिल वर्क, लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप उसको जरूर देखिएगा, कि जब वो देखोगे ना तो आपको एग्जाम के बारे में पहले क्लैरिटी आएगी। जब एग्जाम के बारे में आपको क्लैरिटी आएगी तब आप इसमें एंटर करके कैसे अब हमें कल से ही पढ़ने बैठ जाना। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो कल आपका होना चाहिए डे 0, डे 1 नहीं, डे 0। वो भी मैं बताऊंगी क्यों डे 0 होना चाहिए। ऐसे पढ़े कि एक बार में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकल जाए, या जिनका कुछ स्टेज में रुक जाता है, क्या दिक्कत आती है जो आपको नहीं करना है। सो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलने वाली। जब वीडियो पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, आप बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यस, अब आप बीपीएससी एस्पिरेंट सक्सेसफुली बन चुके होगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बीपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू 3 होता है। मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बताना। प्रीलिम्स में जब आप देखोगे ना, सबसे पहले आप लास्ट 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑफिशियल वेबसाइट से, कोई भी कोचिंग वेबसाइट से नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद आप पहले 10 साल में मत जाना, पहले जो लास्ट 5 ईयर्स के है ना प्रीलिम्स के पेपर, उसको करना। कैसे करना उसको बोल तो दिया मैंने, ईयर वाइज। जैसे अभी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ है ना पिछले साल, तो आप उसके पेपर को डाउनलोड करना, पूरे 150 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे कि आपको जब आप सॉल्व करो आपको ये नहीं देखना आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये आपको नहीं करना। आपको समझना है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया, क्या वो आपको फैक्चुअली पता था, या आपको पहले से कंसेप्ट क्लियर था बिकॉज आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, या आपको कुछ एमसीक्यू एप्टीट्यूड है कि नहीं ये सही होना चाहिए ये गलत ऑप्शन होना चाहिए, या आपने गेस वर्क मारा है। तो ये आप हर पेपर में लास्ट 5 ईयर्स में एनालिसिस करोगे। अभी सिर्फ एनालिसिस आपका चलेगा। तो इससे आपको क्या होगा, बीपीएससी पीवाईक्यू, क्योंकि वो बाइबल होगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और आपका अभी प्रेजेंट स्टेज क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले वो क्या कहते हैं, आपको क्या दिक्कत है आप उसके बारे में बताते हो, उसके बाद ना आपका डायग्नोसिस होता है। सेम इसी वे में जो बीपीएससी पीवाईक्यू है वो आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, एंड देन ये वीडियो एज अ डायग्नोसिस आपको भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, तो सबसे पहले मैं पीवाईक्यू देखती। सबसे पहला
इसको मैं बोलती डे 0, जहाँ पे आप PYQ को डाउनलोड करोगे एंड सारे PYQ को एंड एक PYQ एक ईयर का आप कंप्लीट करोगे। ये आपका हो गया क्लियर। अच्छा, उसके बाद मेंस में आपके GS1, GS2, essay, ये 3 मेन होते हैं, और हिंदी जो कि क्वालिफाइंग होता है और ऑप्शनल क्वालिफाइंग होता है। 3 के मेरिट जुड़ते हैं, GS1, GS2 एंड आपका essay। अब GS1 में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, GS2 में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, essay में कितने क्वेश्चंस होते हैं, इसकी मैं यहाँ पे इमेज अटैच कर दूंगी, बिकॉज ये चीज आप देख के भी समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं उस पर अभी टाइम नहीं वेस्ट करने वाली हूँ, मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, या पूरा कंप्लीट एज अ होल कैसे प्रिपेयर करना है। ये हो गया। और एक चीज, आपको प्रीलिम्स मेंस अलग अलग प्रिपेयर नहीं करना, इनफैक्ट इंटरव्यू तक आप जो, क्योंकि देखिए अभी से आपके पास 1 साल है लगभग, तो आप अभी से मत सोचिए अभी मैं प्रीलिम्स पढ़ूंगा फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू, नहीं। क्योंकि मैं इंटरव्यू स्टेज तक गई तो मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ सब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, अलग अलग करना नहीं हेल्प करेगा। तो सबसे रूल नंबर 1 कि आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को अलग अलग नहीं करना है, अभी आप इंटीग्रेटेड करोगे। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने PYQ को एनालाइज किया ना प्रीलिम्स का, आप उसके नोट्स बनाओगे। कॉपी में नहीं बनाना, भी आप कॉपी में बनाओगे बहुत ज़्यादा लिखना हो जाएगा और फिर वो आप वापस रिटर्न भी नहीं करने वाले हो। आप कोई भी एक डिजिटल नोट मेकर ऐप, चाहे वो एवर नोट्स हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट नोट्स हो, किसी में भी, या गूगल डॉक्स भी हो, उसमें आप डिजिटल नोट्स बनाओ। कैसे बनाना नोट्स नहीं, आप ये मान जाओ कि कैसे बनाए नोट्स नहीं बनाए, आपने जो क्वेश्चन सही किया लिखिए, क्यों सही हुआ, रॉन्ग हुआ, क्यों हुआ, कौन टॉपिक से था, ये हुआ। सेकेंड, कौन कौन से सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरली हमें पता है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। अब ज्योग्राफी की भी वेटेज बढ़ रही है। ये हो गया आपका एनालिसिस पार्ट, खुद आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, किस में वेटेज है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा हो तो कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको समझना होगा। ये हो गया आपका पहले एनालिसिस पार्ट। ऐसे आपको स्टार्ट करना, आपको बुक से स्टार्ट नहीं करना, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। क्योंकि अभी आप समझिए हम लोग 2026 में, अभी आप जो प्रिपरेशन करोगे ना, आप 3 साल पहले का वीडियो देख के नहीं करोगे, हाउ टू स्टार्ट BPSC प्रिपरेशन, या 2 साल पहले का नहीं करोगे भाई। अब आपका AI का ज़माना आ गया, ChatGPT का ज़माना आ गया, आप वो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करोगे। इसके अलावा भी AI ChatGPT के अलावा भी लोग अब बहुत इनोवेटिव हो रहे हैं पढ़ने में। तो आपको समझिए पेन एंड पेपर अप्रोच हर वक्त नहीं रखना है, आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना है। ऐसे नहीं कि पहले मैंने बुक्स पढ़ा, बुक्स के फिर मैंने नोट्स बनाए, फिर और उसके शॉर्ट पे नोट्स बनाए, फिर मैंने उसको रिवाइज किया, फिर MCQ दिया एंड देन फिर PYQ किया। नहीं, स्टार्ट ही PYQ से करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइक यू आर इन 2026 नॉट 2016। रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। मैं अगर वापस से दे रही थी, मैं भी यही करती, पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करती PYQ से स्टार्ट करके। ये आपका हो गया। उसके बाद ना आपको क्या करना है, ये वाले अभी 2026 की जो प्रिपरेशन होगी, पहले आप PYQ देखोगे, सोर्स देखोगे, रिकॉल करोगे, ठीक है। सोर्स आपने देख लिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप अगर मान लो पॉलिटी का आपने क्वेश्चंस किया, तो पॉलिटी में कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, वो टॉपिक का आंसर कौन से बुक में अवेलेबल है। अगर 80% 90% उस बुक में है, देन दैट मीन्स आप सही सोर्स फॉलो कर रहे हो। अगर आपको फिर भी आपको इस समझ नहीं आता है कौन से सोर्स को देखना है, तो मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी, स्टडी ओनली 4 बुक्स करके, और एक आपका करंट अफेयर्स का बुक, वो स्टैंडर्ड बुक्स थे। उसको आपको सप्लीमेंट, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, उसको आपको सप्लीमेंट करना है NCERT से, जो मैं अभी आपको बताने वाली। सबसे पहले हम लोगों ने PYQ को देखा, PYQ को एनालाइज किया, उसके डिजिटल नोट्स बनाए, क्या सही हुए हैं, क्या गलत हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, एक डिटेल्ड वे में। ये सब एक दिन में नहीं करना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से टाइम लेके करिए। उसके बाद अपने बुक लिस्ट को फाइनलाइज करिए कि आपको क्या पढ़ना है और आपको उसी में स्टिक रहना है। बाद में जाके कोई आपको क्रैश कोर्स के झंझट में नहीं पढ़ना है। आपकी प्रिपरेशन बुक से बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आपको वो टाइम सेव करके अपने रिविजन पे ध्यान देना है। ये हो गया। एंड मिनिमम रिसोर्स, इसे मैंने कहा ना, मैंने दिखाया था कि ओनली 4 बुक्स, ये क्या थी, मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिविजन। जिन्होंने ये जिस ये मेथड को सॉल्व किया है, उनका प्रीलिम्स निकला है, वो इस बात को जानते हैं, कहते हैं कि अरे आपने तो सीक्रेट बता दिया कि ये है। और जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है ना, और जब वो ये वीडियो देखेंगे उन्हें लगेगा कि क्या ही फालतू बोला जा रहा है।
जिसकी जैसी सोच, मतलब अब भाई मेरा तो काम निकल रहा है ना, मेरा तो प्रीलिम्स निकल रहा है, किसी और को तो निकल रहा है उसी मेथड से। अब आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जानिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिविजन। अगर आपको फिर भी मान लो हिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं एक दो और सोर्स चाहिए, ओनली इन द केस जबकि प्राइमरी सोर्स आपकी मान लो हिस्ट्री में आप लोगों ने एनसीईआरटी चूज किया, आपकी 11th और 12th की करनी है, उसके बाद आपको लगा कि बीपीएससी में ऐसे पीवाईक्यूज आए हैं जो उसके बाद वहां से भी सॉल्व नहीं हो रहे, और आपने उस बुक को बहुत अच्छे से कर रखा है, तब आपके पास लिबर्टी है कि आप एक दो और सोर्स पे स्विच कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टिवली। तो ये आपका मेथड होना चाहिए। नेक्स्ट, वन बुक वन सब्जेक्ट वन प्राइमरी सोर्स मैंने बता दिया। अब मैं एक बार सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ, एक बार बहुत ही शॉर्ट में कि आप कौन कौन से बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, हालांकि बहुत शॉर्ट में। एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि मेन बुक की जो बुक्स है वो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर कर लिया, मैं एक बार एनसीईआरटी पे थोड़ा लाइट डालना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास टाइम है ना। हो सकता है कि किसी को पॉलिटी नहीं पता, नहीं समझ में आती है, तो उन लोगों को मैं सीधे ये नहीं बोलूँगी आप लक्ष्मीकांत जाके पढ़िए, नहीं। 11th और 12th की बुक आती है इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं ऑलरेडी पीएसआईआर बैकग्राउंड से हूँ, मैंने डीयू से कर रखा है, तो मुझे वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन किसी को जरूरत पड़ सकती है, अब वो रेफर कर सकते हो, एंड देन आप लक्ष्मीकांत में स्विच करोगे। अगर आपको फिर भी बुक से नहीं समझ में आ रहा है, आप फ्री में यूट्यूब लेक्चर्स आप उसको वॉच करिए ना, क्या नहीं है आजकल यूट्यूब पे, आप उसकी हेल्प लीजिए। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में 11th और 12th एनसीईआरटी बोली जाती है, लेकिन अगर किसी को ज्योग्राफी नहीं, मतलब पहली बार ही ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मतलब साइंस बैकग्राउंड से है, लास्ट 10th में पढ़ा था, तो सर 11th 12th में मत जंप करिए, नहीं समझ में आने वाला, आप क्लास 6 से स्टार्ट करिए, 6 7 8 9 10 करिए, ये आपका बेसिक्स क्लियर करेंगे, एंड देन आप 11th 12th पे स्विच करिए। ये हो गया। तो कोई फिक्स्ड नहीं है, आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना है, बिकॉज यू हैव 1 ईयर। साइंस में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, आपको एनसीईआरटी करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से, उसके एग्जाम्पलर से, उसके क्वेश्चन एक्सरसाइजेस से पूछे जा रहे हैं, तो आपको 6 to 10, नॉट 11 12, वो आप स्किप कर सकते हो, 6 to 10 आप करोगे एनसीईआरटी, प्लस आपको लूसेंट से सप्लीमेंट करोगे इसको, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की एक बुक आती है, तो एनसीईआरटी प्लस लूसेंट। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी से आप देखोगे ज्यादा वेटेज है नहीं, तो अगर आपको सिर्फ इंडिया बजट, इंडियन सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आप करोगे और 5 ईयर प्लान्स, ये 4-5 करने से आपका इकोनॉमिक्स का फंडा हो जाएगा क्लियर, क्योंकि आपको कट ऑफ ही निकालना है ना, बाकी मेजर सब्जेक्ट सबने अच्छे से कर ही लिया, मॉडर्न हिस्ट्री आप कर लोगे, पॉलिटी कर लोगे, ज्योग्राफी कर लोगे, साइंस कर लोगे, करंट अफेयर्स कर लोगे, तो पूरा 150 में 150 नंबर तो लाना नहीं है, तो कम ध्यान भी आप इकोनॉमिक्स में देंगे और बजट सर्वे पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं इन्वायरमेंट, मतलब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट सारे पूछते हैं। इन्वायरमेंट में कुछ बेसिक नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ये सब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे तो ही समझ में आएगा। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, कोई मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे, कोई मुझे इंपॉर्टेंट ये करवा दे, नहीं, आप सेल्फ वर्क करोगे, सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स को डिकोड करोगे, जो कि बहुत ही लास्ट में 10 टॉपिक का लिस्ट बन जाएगा। आगे आते हैं, फिर आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की आप कोई भी एक बुक पकड़िए, चाहे आप केबीसी नैनो उठाइए या फिर आप एडिटोरियल को उठाइए, तथ्य संग्रह, और उसको आप पढ़ लीजिए। अभी तो वेटेज खैर कम भी होते जा रहा है। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, आप अभी मंथली फॉलो करिएगा, अभी ईयरली पे नहीं जाना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने स्पीडी का भी नहीं किया था, मैंने एडिटोरियल का फॉलो किया, एक बार मैंने एसकेसी सर का वीडियो भी फॉलो किया था, मैंने दोनों ही काम किया। जब मैंने एसकेसी सर का वीडियो फॉलो किया था तब भी मुझे करंट अफेयर दिक्कत नहीं आई थी, और जब मैंने एडिटोरियल की बुक को फॉलो किया तब भी मुझे करंट अफेयर बुक में दिक्कत नहीं आई थी। बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सोर्स कोई भी रेफर करें, चाहे वो स्पीडी हो, एडिटोरियल की बुक हो, या फिर आपकी दृष्टि आईएएस हो, जो आई दृष्टि आती है, लगभग सब में सेम ही कंटेंट रहता है। बात वहाँ आती है कि आपको कितना याद है, उस करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपका दिमाग उसको रिटेन कर पा रहा है, डिफरेंस यहाँ आता है। सोर्स के कारण सिलेक्शन ना होना या होना नहीं होता है, सोर्स लगभग सब लोग सेम ही उठाते हैं, जो लोग अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कि हाँ कौन सा सोर्स बाकी लोग रेफर करें, मुझे क्या रेफर करना चाहिए। ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का। साइंस मैंने बता दिया, ज्योग्राफी, अच्छा कुछ रह गया मुझे बताइएगा, मुझे लगता है मैं सब कवर कर लिया है सब्जेक्ट वाइज। न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़िए,
इंग्लिश मीडियम से हो तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। मैंने पर्सनली पढ़ा था द हिंदू स्टार्टिंग से, तो मुझे उसकी आदत हो गई है। बीच में मैंने ट्राई किया कि चलो अपने इंटरव्यू के टाइम में कि इंडियन एक्सप्रेस में स्विच करूं, तो मैंने तब पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस और बिहार की एक लोकल हिंदी न्यूज़पेपर। तो ऐसे आप द हिंदू प्रेफर कर सकते हो। एक चीज जो मैंने बुक लिस्ट के बारे में बताई ना, ये मत सोचिएगा आपने बुक्स खरीद ली, बुक्स को पढ़ लिया और आपका प्रिपरेशन हो गया है खत्म। नहीं, आपने बुक्स को पढ़ लिया, उसे रिवाइज कर लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बना लिए और बीपीएससी का पीवाईक्यू कर लिया, तब आपको लगे कि यस माय बीपीएससी प्रिपरेशन इज डन, अब मैं एक प्रीलिम्स देने के स्टेज पे हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का भी मैंने बता दिया। और हाउ टू स्टडी वन चैप्टर प्रॉपरली। जैसे कि अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं कि कोई सब्जेक्ट, जैसे कि मेरी बुक्स अभी तो है नहीं यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा, मैं वर्बली बता देती हूँ कि मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप कैसे पढ़ेंगे? आप सबसे पहले टॉपिक वाइज जो यूपीएससी की पीवाईक्यू आती है उसको देखिएगा। चैप्टर अभी नहीं पढ़ना है, क्या पीवाईक्यू पूछा गया, तब आपके ब्रेन में स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ऐसे पूछा गया, अब जब मैं बुक खोलूंगा तो मुझे इस तरह पढ़ना है, तो आपको इस तरह से करना है। पीवाईक्यू देखा एंड देन चैप्टर पे डाइव इन किया। अब फंडामेंटल राइट्स में आपको सारे फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, एग्जैक्ट आपको आर्टिकल नंबर के साथ। अब उसमें भी कुछ सेक्शंस है जो कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बेसिकली फैक्चुअली करना है, तो वो आपको पीवाईक्यू ही आपका गाइडिंग लाइट बनेगा। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको करना ही करना है, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो। तो मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, उसको मैंने एज ए एस्पिरेंट क्या गलती की थी कि पीवाईक्यू को नहीं देखा, पता चला कि हाँ इस बुक के लिए ये सब्जेक्ट पढ़नी है, तो उस सब्जेक्ट को निकाला और लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब वन के बाद सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। अरे सिटीजनशिप वो तो पूछा भी नहीं जाता है, वो मैं पढ़ रही हूँ, गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स भी। मतलब ये इससे क्या मैं बोलूँ, मतलब कई बार खुद पे गुस्सा आता है कि क्यों ऐसे पढ़ा, मतलब। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा ध्यान मत दीजिएगा, इस तरह से मत करिएगा कि इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देना है। अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, अब भाई उसका अगर आप देखोगे लक्ष्मीकांत में इतना ज़्यादा आपका विड्थ दिख जाएगा, आपको वैसे पढ़ना है 2 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज फ्रीली अवेलेबल, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे ऑनलाइन गूगल पे, आप वो यूज़ करिए। आप टाइम इन्वेस्ट करिए पार्लियामेंट पढ़ने में, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ने में। सेम अगर ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ चैप्टर्स है। एक है आपका लैंड फॉर्म फीचर्स, जहाँ पे ग्लेशियर लैंड फॉर्म, ग्राउंड वाटर लैंड फॉर्म्स पूछा जाता है, लेकिन सबके में डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता है। उस पूरे चैप्टर को आप 1 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो या मैक्स 2 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप टाइम इन्वेस्ट करोगे इंडियन मैपिंग पे ध्यान देके, हिमालयस के बारे में, हिल्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, लेक्स के बारे में पढ़ के, आपको ये ध्यान देना है, रिवर्स के बारे में पढ़ के। तो इस तरह से आपको चैप्टर पढ़ना है, बुक को सीधे उठा के पढ़ना नहीं है, रैंडम नहीं। कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपने, क्योंकि आपने पीवाईक्यू देख रखा है, तो उस चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे, मतलब हाई प्रायोरिटी से लेके लो प्रायोरिटी में आके। अच्छा, नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स का क्या सीन है ना, नोट्स मतलब क्यों इतना हेक्टिक बना रखा है, मतलब क्या नोट्स, नहीं भूल जाओ आपको नोट्स बनाना है। आप सिर्फ ये सोचो कि ये सब्जेक्ट, अगर आप कोई साइंस पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको ये साइंस जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा है ना, आपको पूरा दिमाग में कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअली नहीं, कंसेप्चुअली। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आप ये सोचो। नोट्स को अभी भूल जाओ कि नोट्स बनाना है। आप 3 से 4 महीना डिवोट करिए, जिसमें आपका कितना रिविजन हो सकता है, अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं या फिर 4 सब्जेक्ट कुछ पढ़ रहे हैं, तो 3 से 4 मुझे लगता है कि 7 बार रिविजन हो जाना चाहिए साइंस का, तब तो कोई नोट्स बनाना है। 1 साल है ना, डिवाइड करना आपके टाइम को। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा आप जून को ये पढ़िए, जुलाई को ये पढ़िए, अगस्त को ये भी आप देख भी लोगे ना, गारंटी के साथ आप क्या पूरा साल फॉलो करोगे कि अच्छा पूजा मैम ने ये दिया था कि जुलाई से अगस्त मुझे ये पढ़ना है, नवंबर से दिसंबर, उसके बाद तो आप खुद कितनी सारी वीडियोस देख चुके हो इस रिलेटेड, नहीं फॉलो करने वाले हो। तो मेरा मोटिव भी नहीं है उस वाले आपके टाइम जोन में डिवाइड करना, वो तब काम आता है जब 1 महीना 2 महीना बचा हो, तब वो
लिस्ट काम आता है। तो आप यही करोगे कि ह्यूज नोट्स, अभी कुछ भी नोट्स नहीं बनाने, आप उसको पढ़ लो। जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना और आपको लगे कि कुछ इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, भूल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साउंड का एग्जाम्पल लूँ, साउंड को जो कोई मीडियम में जाता है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? वो चेंज नहीं होती है, वो अनचेंज रहती है। अगर आप ये पॉइंट को भूल जा रहे हो कि अच्छा साउंड जब कोई मीडियम में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती, और मैंने टिक मार दिया कि हाँ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो उस फैक्ट को आपके नोट्स में जाएगा। ऐसे बनते हैं नोट्स। किसी और की नोट्स को आपको रेफर नहीं करना है, वो अपने पर्सपेक्टिव से। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि नोट्स दे दीजिए। पहला बात तो मेरे हैंडराइटिंग उसमें सही नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग सही नहीं रहती, ये बहुत ही मेजर कारण मेरा रहा है, और इसलिए मुझे लगता है मेरे मेन से भी नंबर कटे हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि भाई हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो सुधारो, सुधारो तभी मेंस लिखो, वरना मत लिखो। क्लियर है? तो पॉसिबल उसको मुझे हैंड रिटन मतलब मुझे टाइप करना पड़ेगा पूरा डिजिटल वगैरह, तो और वो हेल्पफुल भी नहीं होगा। मेन बात तो ये है, मेंस में थोड़ा हेल्प हो भी जाए बट प्रीलिम्स का तो नहीं, मेंस में भी इनफैक्ट नहीं। तो आप जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो लिखोगे ना, तो आप ना ऐसा मत एस्पिरेंट रहो कि किसी पे डिपेंड हो जाओ। आप ऐसा रखो कि आप सुन रहे हो, मतलब सब समझ रहे हो, लेकिन वर्क अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो। यही मेरा वीडियो का मकसद भी है कि आपको कहे ना 2016, 17, 18 जैसी प्रिपरेशन नहीं करनी है कि टीचर कुछ बोल रही है, बच्चा से कॉपी पेन से लिख रहा है, वही पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। नहीं, अपना दिमाग को यूज करना है। एंड लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो सब लोग करते हैं, वो आपको करना है। जैसे कि कुछ बुक्स, जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को फॉलो करना, मॉक टेस्ट देना, PYQ सॉल्व करना, ये सब आपको करना है। अब इसमें आप महान नहीं बनने की कोशिश कर सकते हैं। और क्या रह गया? आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग। यस, मेंस आंसर राइटिंग कब शुरू करें, कैसे करें? कुछ नहीं पता, कुछ बना ही नहीं है, रिलैक्स करिए। सबसे पहले मैं बोलूँगी रिलैक्स करिए। इसका सबसे इजीएस्ट मेथड पता क्या हो सकता है? आप देख के आंसर लिखिए, आंसर देख के लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल या आज मैंने क्वेश्चन दिया था मैनग्रोव्स लिखना है। अब मान लीजिए आपके पास मैनग्रोव्स आपने पढ़ा है, लेकिन सिर्फ इतना पता कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, मीन्स के लिखने लायक कंटेंट नहीं है आपके पास। ठीक है, आप गूगल का हेल्प लीजिए, आप देख के लिखिए। अभी तो आपको एग्जाम देने नहीं जाना है ना। उसके बाद आप क्या करिए कि जब आपने आंसर लिख लिया देख के, अब उस टॉपिक को जाइए और देखिए कि BPSC में क्या मैंग्रोव्स पहले भी पूछा है। अगर मैंग्रोव्स डायरेक्टली नहीं पूछा है तो क्या फॉरेस्ट से कुछ क्वेश्चन पूछा है। वैसे करके आप उस टॉपिक का 3 से 4 जो PYQs पूछा है लास्ट 5 to 10 ईयर्स में, उसका क्वेश्चन को एक जगह लिखिए अपने डिजिटल नोट्स में, एवर नोट या माइक्रोसॉफ्ट नोट मैंने बताया ना। अब तब जाके आप उसके नोट्स बनाइए, 3-4 के ऑनलाइन बनाइए, कुछ पेड कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं, आप ऑनलाइन बनाइए। अब जब आपको अगली बार सेम क्वेश्चन आप लिखिए, बाद में जब भी लिखोगे अपने नोट्स को पढ़िए, अब बिना देखे लिखिए। ऐसे करते करते ना आपके पास 50 से 60 टॉपिक्स के नोट्स बन जाएंगे, और यही आपके मेंस के नोट्स होंगे। कहाँ क्यों चाहिए फिर मेंस के नोट्स? एक बार में नोट्स कभी नहीं बनता है। आप जो नोट्स बनाओगे ना उसे आपको बार बार चेंजेस होगा। इसलिए मैंने बोला कि आप अभी पेन पेपर मतलब पेपर यूज करके मत बनाइएगा, डिजिटल बनाइएगा। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे या फिर प्रीलिम्स सामने होगा और तब लगा मैं बहुत बार ये नोट्स को पढ़ लिया, अब मुझे एग्जैक्टली पता कि अब मुझे लिखना क्या है पेपर में, तब आप जाके अपने ऑफलाइन नोट्स बनाइए। ये आपका क्लियर हो गया? मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया। साथ ही में अगर आपको नहीं समझ में आता कि कोई क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है, मैंने 100 आंसर मिशन, जहाँ पे मैं रोज, अभी तो 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले 1 क्वेश्चन दिया करती थी, वहाँ पे आपको क्वेश्चन को डिकोड कर रही हूँ। वो इस तरह से डिकोड कर रही हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता वो तब भी आंसर कैसे, क्वेश्चन को कैसे समझे और आंसर को कैसे लिखे, ये बहुत मैटर करता है। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, मैं रोज डालती हूँ, एक तो यूट्यूब पे एंड सेकेंड आपके इंस्टाग्राम पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो उधर, इंस्टाग्राम में भी एंड यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पे डेली अपडेट्स आती है, तो टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये हो गया आपका। और करंट अफेयर्स का तो मैंने बता दिया ना कि जो भी आप मैगजीन चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। कोई भी एक मैगजीन, ज़्यादा 2-3 पे नहीं जाना है।
प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस लेके चलना है। आंसर राइटिंग आप कब से शुरू करोगे? जब एक दो बार पढ़ लिए ना पूरे प्रीलिम्स के बारे में अच्छे से, उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट इम्परफेक्टली मत सोचिए जब मैं पूरा परफेक्ट हो जाऊंगा तब या हो जाऊंगी तब लिखूंगी, नहीं, ये आपको नहीं करना है। स्टार्ट इम्परफेक्टली। आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग नहीं लिखना चाहते 38 मार्क्स तो आप शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। चैट जीपीटी को आपको कैसे यूज करना है? यस, इट्स द एज ऑफ चैट जीपीटी, आई कैन से। चैट जीपीटी में आपको ये नहीं करना है कि टॉपिक डाल दिया और उसको बोला कि मुझे नोट्स बना के दे दो, वो वाहियात तरीका होगा सबसे ज्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको चैट जीपीटी को कंसेप्ट समझने के लिए करना है कि कुछ आपको समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक आप चैट जीपीटी की हेल्प से समझेंगे। इस तरह से आपको चैट जीपीटी यूज करना है। जेनरिक प्रॉम्प्ट्स नहीं डालने, एकदम स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, तभी आपका रिस्पॉन्स भी चैट जीपीटी की तरफ से सही आएगा। अब हम लोग लास्टली बात करने वाले हैं कि कितने आवर्स आपको पढ़ना है। आपको अभी स्टार्टिंग है 7 to 8 आवर्स दीजिए, 10 घंटा 12 घंटा में मत जाइए कि कोई रील आती है ना, आई स्टडीड 18 आवर्स अ डे, आई स्टडीड 19 आवर्स अ डे, वो बस देखने में अच्छी लगती है, ठीक है। आपको रियलिस्टिक होके पढ़ना है, तो आप 7 to 8 आवर्स, अगर फुल एक्सपीरियंस हो तो 8 आवर्स दीजिए। एक दो दिन मिस हो भी गया तो कोई बात नहीं, ट्रैक करिए क्या आप पढ़ रहे हो, कल क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ रहे हो, कल के दिन आप क्या पढ़ने वाले हो, कितने आपके टारगेट्स कंप्लीट हुए, नहीं हुए। अगर टारगेट्स बनाने में दिक्कत है तो आप सिंपली एक छोटा सा एक्सरसाइज करिए कि इस वीक मुझे क्या लग कितना पढ़ सकते हो, तो आप वीकली टारगेट्स बना लीजिए डेली टारगेट्स की जगह, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। 8 आवर्स को कैसे डिवाइड करोगे? आप थ्योरी और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट आई डिड कि मैंने सिर्फ थ्योरी किया उस 8 आवर्स में, नहीं, जितना आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज प्रैक्टिस में भी तो आप एक तरह से लर्न ही कर रहे हो ना, तो आपको इस तरह करना है। और आंसर राइटिंग अब चाहिए, आप ट्राई करिए कि आप लिखे, टूटा फूटा ही लिखिए लेकिन लिखिए, तो इससे आपका होलिस्टिकली पढ़ाई होगा। और न्यूज़पेपर साथ में पढ़ते रहिए। तो ये लगभग सारे चीज़ें मैंने एड्रेस कर दिया है। कुछ है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं देखूंगी कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं या बता दूं। कुछ रह गया? एक लास्ट चीज़ अब मैं एंड करना चाहूँगी कि अगर आपने पूरे वीडियो देख लिया है, अब आपका काम क्या है? अब आप आज से या कल से ही आप बीपीएससी एस्पिरेंट हो। आपका स्टार्ट हो जाएगा डे 0, डाउनलोडिंग दिस सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग इट, एनालाइजिंग इट, फाइनलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड स्टार्टिंग विथ योर प्रिपरेशन। अब कुछ नहीं सोचना है, जस्ट स्टार्ट, एग्जीक्यूट। मैंने यहाँ लिख रखा है कि यू आर लाइक अ कैटरपिलर इन दिस जर्नी। क्यों मैंने ये लिखा है पता है? आप जब पढ़ोगे ना, 1 साल का गैप ना बहुत लंबा होता है। इस 1 साल के गैप में ना आप बहुत सारे आपके मोटिवेशन वाले डेज आएंगे किसी की वीडियो देख के, बहुत सारे आपके डिप्स आएंगे कि मतलब ऐसा लगेगा कि बस क्विट कर दिया, मतलब नहीं हो पाएगा। एक कैटरपिलर क्या होता है कि उसको देखिए, उसको नहीं पता, जब वो आईने में देखता है, मैंने कहीं पढ़ा था यही चीज़, कैटरपिलर जब अपने आप को आईने में दिखता है ना तो उसको अपने आप कैटरपिलर दिखता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है कि वो बटरफ्लाई होने वाला है। अभी वो डस्ट में जा रहा है, मतलब डर्ट में जा रहा है, क्रॉल कर रहा है धीरे धीरे, उसको ये नहीं पता कि कल को वो बटरफ्लाई बन के उड़ने वाला है। अभी तो वो अपने सामने अंधेरा देख रहा है, आज के स्ट्रगल्स देख रहा है, लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कब विजिबल होता है? जब वो सक्सेस में बदल जाए, जब अनडिनाइबल हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऐसी रहेगा, ऐसी अंधेरे में बीतेगा। लेकिन जब आपका एग्जाम क्लियर होगा ना, तब आप वापस रिफ्लेक्ट बैक करोगे कि यू आर नेवर मेंट टू बी अ कैटरपिलर, यू आर ऑलवेज मेंट टू फ्लाई, यू आर ऑलवेज मेंट टू बी अ बटरफ्लाई। सो दैट्स द मोटिव। एंड ऑल्सो लास्टली मैं एक बात जरूर कहूँगी, एक बार कट ऑफ का भी ध्यान रख ले कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा या एनालाइज किया कि कट ऑफ कितनी जा रही है। लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ का एनालाइज करिए, जनरल के कट ऑफ से, बाकी कैटेगरी कट ऑफ आप मत देखिएगा, जनरल देख के चलिए, और मेंस का कट ऑफ भी। तो कट ऑफ भी एक आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए। तो आई गेस मैंने सब पॉइंट्स कवर कर लिया है। अगली वीडियो में कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे 73rd वाले बच्चों को, तब मैं इस पे लाऊंगी वीडियो। एल्स अभी 72nd बीपीएससी पे काफ़ी ध्यान है क्योंकि इसका प्रीलिम्स होने वाला 25 अक्टूबर को, एंड देन मेंस। ऑल द बेस्ट, चाहे वो बिगनर्स हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस स्टेज में हो। एंड आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, आप इंस्टाग्राम में मेंटोर लिख के डीएम कर सकते हो।
आप पर्सनलाइज 1:1 गूगल मीट सेशन, जहाँ पे आपके करंट लेवल को देख के, आपको सम प्रिपरेशन लेवल को देख के आपको एक पर्सनलाइज प्लान मिलेगा, आप समझोगे और बेटर तरीके से, बहुत ही अफोर्डेबल फी में। तो आप वहाँ मेंटोर डीएम कर सकते हो। जस्ट कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, फर्स्ट बर्न लाइक सन। एपीजे अब्दुल कलाम। थैंक यू।